Good afternoon to one and all present here. I hope you all are doing well. I am Sachin Chaudhary and welcome to our channel MSIS 360 Coverage, learning the things in a different way. We shall start our lecture with a thought which is quoted by Elon Musk. You must have remembered this personality. He says that I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary. मीन्स अगर हम एलोन मस्क के अलावा अगर हम बात करें जेब बेजोस, अगर हम चाहे जेब बेजोस की बात कीजिए करें, स्टीव जॉब्स, वारन बफेट, चाहे हम सचिन तेंदुलकर का जिक्र करें, लता मंगेशकर, विराट कोहली, रोनाल्डो, अरिजीत सिंह, ये जितने भी पर्सनैलिटी रही हैं, क्या ये शुरुआत से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी? ये भी किसी समय ऑर्डिनरी लोग ही थे। ये भी वही न्यूट्रिशन लेते हैं जो हम लेते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है, माइंडसेट का फ़र्क है और अपने टैलेंट को पहचानने का फ़र्क है। इन लोगों ने अपने कैरियर को चूज़ किया और ये डिसाइड किया कि हमें किस फील्ड में जाना है। ठीक वैसे ही ये एक शख्सियत एलोन मस्क हैं जो स्पेस एक्स के मालिक हैं, टेस्ला कार कंपनी के मालिक हैं और स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू अलग ही लेवल पे चीज़ें करने जा रहे हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने सोचा कि थॉट ऑफ द डे में हम एलोन मस्क को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसी प्रकार हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। रिसेंटली 40 पीपल डाइड ड्यू टू बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन विच टू एशियन कंट्रीज़। अभी हाल में ही 40 लोगों की मृत्यु हुई है बॉर्डर के विवाद से लेकर। कौन से दो एशियन कंट्रीज़ हैं? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कितने लोग मरे हैं, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता, बट इस क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है समझाने का, ये आपको चंद ही लम्हों में पता चल जाएगा। बस आप इतना जान लीजिए कि इस क्वेश्चन को मेरे को इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको मैं एशियन कंट्री की लोकेशन इन कंट्रीज़ की बताऊं, एशियन कंट्रीज़ का मैप आपको पता रहे और कैसे कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये सब आपको पता रहे। तो ऑप्शन ए किर्गिस्तान कजाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान तजाकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान। सॉरी। तो आप बता सकते हैं। समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड आपको वक्त मिलता है। ये थोड़ा टफ लगेगा आपको क्योंकि इन कंट्रीज़ की लोकेशन भी आपको नहीं मालूम होगी, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन में पहली बार आपके साथ डील कर रहा हूँ और अगर आपने कहीं और पढ़ा हो तो वेल एंड गुड। वेल, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कंट्रीज़ है इनकी लोकेशन है कहाँ, इनकी कंट्री की लोकेशन है कहाँ। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का मैप है सेंट्रल एशिया का, इसके चारों तरफ रेड कलर का मैप है। इसमें कजाकिस्तान की लोकेशन दिखा रखी है, कजाकिस्तान। उसके जस्ट साउथ में है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की अगर हम बात करें उसके जस्ट साउथ में है, साउथ मतलब देखो कभी भी हम मैप देखते हैं तो अभी जैसे आप अगर लैंडस्केप मोड पे मोबाइल को लेके बैठे हुए हैं तो आपके ऊपर की तरफ सर के जैसे आप बुक रीड करते हो तो बुक के ऊपर वाला पेज होता है वो नॉर्थ होता है, हमेशा हमेशा नॉर्थ होता है। ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ आ रहे हैं ये साउथ होता है, इस तरफ जा रहे हैं ये ईस्ट होता है, राइट आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो किर्गिस्तान के साउथ में तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान के साउथ में आपको जो एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ है, देखो नीचे आप देख सकते हैं, वो इंडिया का पार्ट है। इंडिया का थोड़ा सा, इंडिया नहीं लग के अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। अफगानिस्तान का इंडिया के साथ टच है। अफगानिस्तान का इंडिया के साथ 105 किलोमीटर का बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये कोई पढ़ाने की, अब देखिए इसमें बात ये है कि ये जो कंट्री है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इनके बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट बना हुआ है। देखिए एक मैप और मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए, अब इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखिए लोकेशन देखिए, तजाकिस्तान को मैंने पूरा हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर से, और किर्गिस्तान, तजाकिस्तान का मैप की इस प्रकार की डिज़ाइन है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सांप फंड निकाल के किर्गिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है। देखिए आप देख सकते हो ऊपर की तरफ। अब इनका विवाद किस चीज़ के लिए चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पूरी वर्ल्ड की ये जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो कोई भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री आपको पता रहना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। अभी इन दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट का मेन मुद्दा ये है कि ये बॉर्डर को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बॉर्डर किसका कहाँ तक क्या है।
लगभग 1000 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, साल 1991 से हम शुरुआत करते हैं, पुरानी हिस्ट्री की बात करते हैं। 1991 में हुआ क्या? 1991 में यूएसएसआर, जो आज के वर्तमान के समय में यूएसएसआर से कितनी कंट्री, कम से कम 15 कंट्री यूएसएसआर से निकली हुई हैं, जिसमें से रशिया भी सबसे बड़ी कंट्री का पार्ट है। तो यूएसएसआर हुआ करता था 1991 तक, और उस समय कोल्ड वॉर एंड हुआ था। कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस से और यूएसएसआर के बीच चल रहा था। व्हेन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, दिस 5 कंट्री वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। वह कौन कौन सी 5 कंट्री थी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब देखिए, जितने भी स्थान हैं, इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। आप देख रहे हैं कजाकिस्तान, सो सेंट्रल एशिया के जस्ट नीचे लिखा हुआ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से जस्ट आप राइट साइड ना आके वेस्ट, साउथ वेस्ट में देखिए, उज़्बेकिस्तान दिख रहा है, और उज़्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान। अब जैसे कि अभी लड़ाई की बात चल रही है, तो इसकी ट्रिक लड़ाई से रिलेटेड बन जाएगी। कजाकिस्तान का के ले लो, ले लिया, रख दो या लिख लो कहीं पे, रफ कॉपी लेके बैठेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ अभी। कॉन्सेप्ट और ट्रिक के ट्रिक बहुत मज़ेदार तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो मैटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही शानदार मैटर मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है स्टूडेंट्स। कजाकिस्तान का के ले लो, उज़्बेकिस्तान का यू ले लो, KU, और तुर्कमेनिस्तान का TU ले लो, कुट्टू। अपन अभी लड़ाई होती है अपने किसी की, जैसे फ्रेंड्स के बीच में होती है, या आपके साथ के, जैसे कोई भी किसी के साथ भी किसी की लड़ाई होती है, तो वो क्या होता है, अबे तेरे को कूट दूंगा, कुट्टू, कुट्टू, इसको कुट्टू, कुट्टू हो गया। कजाकिस्तान KU, उज़्बेकिस्तान यू, कुट्टू, ये 3 याद हो गए। बच गया क्या? किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, जिसका हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो एक समय पर, और इसके तजाकिस्तान के नीचे अफगानिस्तान, फिर इंडिया। तो एक समय पे क्या था, सीन ये था कि ये भी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, ये 5 कंट्री भी। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन ये प्रस्तुत करते हैं, बताइए इन 5 कंट्री के अलावा 10 कंट्री और हैं, उनके नाम आपको बताने होंगे। ये आज का होमवर्क का पहला क्वेश्चन है। 10 कंट्री, वैसे तो टोटल 15 कंट्री हैं, 5 कंट्री यहाँ पे आपको पता चल गया, तो टोटल 15 कंट्री में से 10 कंट्री आपको बतानी है जो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में तनातनी मची हुई है। 1000 किलोमीटर बॉर्डर अभी भी अनडिसाइडेड है। टसल बिटवीन 2 नेशंस अकर हो चुका है। अब ये चीज़ें, तो ये थीम बन गई है इनकी, ये पूरा थीम बन चुका है। अब अगर हम बात करें, अब जैसे कि टसल की बात हो रही है, युद्ध का माहौल बन रहा है, तो अब मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती हैं कंट्रीज़ के बीच में, मिलिट्री एक्सरसाइज खूब होती हैं। तो क्या इंडिया की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज इन दोनों के बीच में है क्या? बिल्कुल, किर्गिस्तान के साथ इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है। कोई बता सकता है? आप अभी इसमें चैट में आप आंसर भी दे सकते हैं, लाइव चैट में। मिलिट्री एक्सरसाइज कह दो या युद्ध अभ्यास कह दो। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है या मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है खंजर। खंजर, KHANJR, खंजर, ये युद्ध अभ्यास होता है। अब आप जैसे कि आप देख सकते हैं, किर्गिस्तान के ईस्ट में आप देख रहे हैं चाइना दिख रहा है आपको, चाइना ड्रैगन कंट्री, जिसने आफत मचा रखी है 2019-20 से। अब चाइना करता क्या है, पाकिस्तान वाले एरिया में और इंडिया के आसपास के जितने भी एरिया हैं, उसमें अपना नेवल बेस बना देता है, या कभी मिलिट्री कैंप लगा देता है, या नेवी का कुछ कर देता है। तो ऐसे कैंप लगाता रहता है। जैसे कि एक पोर्ट भी इन्होंने बनाया है ईरान में, जैसे हमने छाबार बनाया है, तो इन्होंने भी एक पोर्ट बनाया है पाकिस्तान, वाया पाकिस्तान। और हाँ, एक चीज़ और है, चाइना का पाकिस्तान की तरफ एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जिसको हम OBOR कहते हैं। तो उस प्रकार ये क्या कर रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं? हमने भी किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में नेवल बेस, मिलिट्री बेस वगैरह पकड़ रखा है, क्योंकि हमारे किर्गिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स, मज़ेदार बात यह है कि सेंट्रल एशिया की ब्यूटी ये है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का इनरिच है। नेचुरल रिसोर्सेज में इनरिच है, पर्याप्त मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ऑयल हो गया, यूरेनियम,
इन चीज़ की बहुत प्रचुर मात्रा यहाँ पे अबंडेंट में मिलती है, लेकिन इसके स्केर्सिटी किस चीज़ की है? पानी की कमी है यहाँ पे। तो पानी की कमी होने की वजह से यहाँ पे अनाज भी नहीं उगेंगे। तो हमारे इंडिया से ये क्या करते हैं, इंडिया से अनाज को इम्पोर्ट करते हैं। और इंडिया क्या करती है, इंडिया इम्पोर्ट करती है ऑयल और यूरेनियम और गैस यहाँ से। तो हमारा बिजनेस डील चल रहा है, अच्छा चल रहा है सारा काम। क्या आप जानते हैं इन किर्गिस्तान 1500 इंडियन 1500 इंडियन वेंट ओवर देयर, जिसमें से 1250 डॉक्टरी और एमबीबीएस के लिए गए हुए हैं। तो अब आप सोचेंगे कि सर अमेरिका हो गया, रसिया, यहाँ पे भी तो लोग जाते हैं, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही सोचा, और इसका आंसर ये है कि यहाँ पे जो सुविधा मुहैया कराई जाती है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे जो खर्चा है वो बहुत ही कम आता है। फिर आप कहेंगे अच्छा तजाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन रोबुस्ट नहीं है, अच्छे नहीं हैं। नहीं भाई, ऐसी ऐसी बात नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का मामला बहुत सही है। इंडिया का अपने कंट्री का ताजिकिस्तान के साथ भी अच्छा रिलेशन है। अब ये तो पानी के लिए लड़ाई हो गई, तो पड़ोसी की पड़ोसी से हो जाती है, तो अच्छे रिलेशन है तजाकिस्तान के साथ भी अपने। अब तजाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन कैसे हैं, वो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सभी हो जाइए तैयार। तजाकिस्तान ने क्या किया था, तजाकिस्तान ने इंडिया को SCO में एंट्री दिलाई थी। अब आप सोचेंगे, आप पूछेंगे कि SCO है क्या? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हालांकि नाम संघाई है चाइना में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है। तो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि SCO में यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं? उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि रशिया के आसपास की कंट्री देख लीजिए। एक बार रशिया को दिखा लेते हैं। वेस्ट में फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, जापान, ये दिख रहे हैं आपको। यूनाइटेड स्टेट्स राइट साइड में दिख ही रहा है आपको। अब देखिए, ये क्वेश्चन ना पूछ के मैं आपके लिए खुद ही प्रोवाइड कर दिया मैंने मैटर। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 मेंबर हैं, जिसमें से चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये दोनों हैं, रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। अब 2011 से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। हमारे मतलब तजाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। हम हर एक चीज़ में एक दूसरे की मदद करते हैं, समर्थन देते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। किर्गिस्तान ओनली सपोर्ट इंडिया, और किर्गिस्तान ने तो इंडिया को कश्मीर का जो मैटर है उसमें भी इंडिया का काफ़ी सपोर्ट किया है कि इंडिया का इंटरनल मैटर है, ये कहा है किर्गिस्तान ने। तो आप ये देख सकते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 तो मेंबर है। ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। अब ऑब्जर्वर स्टेट क्या करते हैं? ऑब्जर्वर स्टेट सिर्फ बाहर बाहर से देखते हैं कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बाकी इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है खास। डायलॉग पार्टनर आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की। गेस्ट अटेंडेंस भी आप देख लीजिए, आसियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS, यूनाइटेड नेशंस। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है कवर। देखिए स्टूडेंट्स, आज मेरी थोड़ी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, अगर आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। लगभग 50 से 55 मिनट का वीडियो होगा, अगर हो सके तो 45 to 50 मिनट का मैं रखने जा रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आपको लगे रिकॉर्डेड भी है, देख सकते हैं आप चाहे तो बाद में भी वीडियो देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो में अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, मैं तेज़ भाग रहा हूँ, तो आप इसमें ऑप्शन होता है, आप इसको स्पीड के 3 डॉट को दबा के कॉर्नर पे राइट साइड कॉर्नर आता है, उस पर स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, रिसेंटली 40 टन्स ऑफ फिश हैव डाइड इन द रिवर लिटानी वेयर इट इज़ लोकेटेड। पहले भी 40 का आंकड़ा था, ये भी 40 है, तो 40 के पीछे पड़ गया हमारे। अच्छा आज डेट 4 नहीं है, 4 मई, नहीं तो वहाँ पे भी 4 मिल जाता। तो 40 टन्स ऑफ फिश हैव डाइड इन रिवर लितानी वेयर इट इज़ लोकेटेड। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मैंने नहीं है कि 40 टन फिश वहाँ मर गई है लिटानी रिवर में, जबकि ये ज़रूरी है कि लिटानी रिवर का लोकेशन कहाँ पे है। ये होता है क्वेश्चन। UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है। कोई भी चीज़ सुर्खियों में रहती है, क्योंकि अपना टारगेट, मेरा टारगेट ऊपर का लेके चलता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप इन वीडियो लेक्चर को समझ गए ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर दोगे, फोड़ दोगे, यह मेरा वादा है, ये मैं दावा करता हूँ आपसे। 40 टन, एक टन में कितनी किलो होती है? 1000 kg होती है। तो 40 टन का 40,000 किलो फिश मर चुकी हैं। बहुत हैरान कर देने वाली बात है। कौन से कंट्री में?
ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी लेबनान। ओके, आंसर बताने का वक्त हो चला है। ऑप्शन डी लेबनान सही आंसर है, ऑप्शन डी लेबनान। लेबनान की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है बेरूट। कुछ टाइम पहले यहाँ पे रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट भी एक्सप्लोर कर गया था लेबनान की कैपिटल बेरूत में ही। यहाँ का एक टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्लाह बहुत ही माना जाता है इसराइल पर अटैक करने के लिए, बहुत ही प्रसिद्ध है, एक तरीके से कुख्यात है, प्रख्यात नहीं है, कुख्यात है इसराइल के ऊपर। और इसको पैसे कौन देता है? ईरान देता है। देखो पैसे भी कौन दे रहा है? जो खुद अपनी करेंसी को बदलने पर तुली हुई है ईरान। अभी जो करेंसी जो उसकी जो डिवेल्यूएशन हो गया था, उसकी मनी का जो जब पैसा गिर गया था उसका एक तरीके से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पे। तो हुआ क्या, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पैसा गिर जाता है, पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। बोरे भर भर के लोग जा रहे थे तब जाके कोई 1 किलो पनीर आ रहा था, ऐसी हालत हो गई थी ईरान की। तो ईरान की खुद जो अपनी करेंसी को तोमान में बदलने जा रहा है वो पैसे देता है किसको? हिजबुल्लाह ग्रुप को, जो कहाँ पे बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है लेबनान में। किस पे अटैक करने के लिए? इसराइल के। सारी लोकेशन आपको दिखाऊंगा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये है मैप किसका? ये मैप है लेबनान का। लेबनान के वेस्ट में आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी। और जैसा कि इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे लिटानी रिवर का, तो अगर आप गौर करें, गौर से देखिए तो लिटानी रिवर आपको माउंट हरमोन के ऊपर दिखेगा हल्का सा। ये रिवर जो बीच में से जा रही है ना, जहले के नीचे लिटानी रिवर। अब है क्या, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अब लिटानी रिवर के जस्ट आप जैसे रिवर के पैसेज पे देखोगे, व्हाइट व्हाइट कलर में जो रिवर जो पैसेज आ रहा है, ऊपर बालबेक और बालबेक से ऊपर बेका वैली। तो देखो याद कैसे करोगे, बेका वैली, वैली अगर पूछ ले बेका वैली कहाँ पे है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। बेका वैली से जस्ट जस्ट साउथ वेस्ट में बालबेक है। बालबेक से और आगे आओगे तो देखो बेक, बाल बेक का, देखो बैक तो बेका, बालबेक बैक से बेका वैली और लितानी रिवर हो गई है। और आगे पूरी लोकेशन देख सकते हैं। इसके राइट साइड में सीरिया की लोकेशन है। अब आप स्टूडेंट्स देखिए, ये एक और मैप में लेके आया हूँ आपके लिए, मेडिटेरेनियन सी। ये आप कैपिटल देखिए बैरूत है, सीरिया इसके राइट साइड में फंसा हुआ है। इसके जस्ट अगर साउथ में बात करें, देखो ये आपको नकूरा दिख रहा है, टायरे, टायरे के नीचे टायरे वर्ड दिखा, टायरे वर्ड ढूंढो आपको साउथ में। इसके जो मैप को जो, हाँ सबसे नीचे देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टायरे नकूरा, इसके साउथ में है। हम बात करें इसराइल, इसराइल, इसराइल के जस्ट राइट साइड में है, इसराइल के जस्ट राइट साइड में है पैलेस्टीन। इसराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा बहुत ही प्रसिद्ध है, और कभी आपको विस्तार से कभी किसी क्लास में बताएंगे। ये पूरे वर्ल्ड का मैप मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप ये देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हो तो आप गौर से देख लीजिएगा इसको। अब इंडिया से अगर हम ट्रेवल करें, देखिए इंडिया से अगर हम ट्रेवल करेंगे तो आप इंडिया के मैप को देखिएगा, इंडिया का मैप को देखते रहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करते रहिए। हाँ एक चीज़ और, आप सभी के पास वर्ल्ड का, इंडिया का, और हो सके तो राजस्थान का और एशिया का, वर्ल्ड, एशिया और इंडिया का मैप तो होना ही चाहिए। राजस्थान का नहीं भी हो तो चलेगा। देखिए इंडिया से अगर हम बात करें, इंडिया से हम चलेंगे वेस्ट में, इंडिया के हम वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो हम कौन सा ओशन, कौन सा सी देखेंगे? अरेबियन सी। अब अरेबियन सी के जस्ट आप थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये क्या है कि इसमें आपके पास अगर मैप हो तो उसमें आप देख सकते हो, बट आप समझने की कोशिश करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज की स्ट्रेट, स्ट्रेट होता क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। स्ट्रेट होता है कोई भी रिवर या स्ट्रीम जो दो लैंड बॉडी को बांटती हो पानी के माध्यम से, उसको स्ट्रेट कहते हैं हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जस्ट ऊपर के आप गल्फ ऑफ पर्शिया की तरफ जाएंगे। गल्फ ऑफ पर्शिया, जो पर्शिया पुराना ईरान का नाम, इराक और ईरान का नाम है, ईरान को पुराना नाम पर्शिया कहलाता है, गल्फ ऑफ पर्शिया। अब गल्फ ऑफ पर्शिया के आप स्लाइटली ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा हल्का सा नॉर्थ के ऊपर जाएंगे तो आपको एक रिवर दिखेगी। दो दो रिवर वहाँ से आती हैं, एक है टिग्रिस रिवर और एक है यूफ्रेटस रिवर, यूफ्रेटस और टिग्रिस। जैसे यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर से आप जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आएगा इराक। तो क्या आएगा? इराक, इराक आएगा। इराक से जस्ट आप ऊपर की तरफ जाओगे, इराक से ये देखो इस तरफ जा रहे हैं, साइप्रस जो दिख रहा है ना, साइप्रस के नीचे वाला एरिया इजिप्ट, हाँ साइप्रस जहाँ पे दिख रहा है इजिप्ट के जस्ट ऊपर वो वाला, वहाँ पहुँच गए अब अपन। तो आप पहुँच जाओगे सीरिया, और सीरिया के जस्ट लेफ्ट में थोड़ा सा नीचे लेबनन है। इस प्रकार हम लेबनन पहुँच चुके हैं।
तो देखो बैठे बैठे मैंने आपको पूरा वर्ल्ड के भ्रमण करवा दिया है स्टूडेंट्स। हाँ, लितानी रिवर लेबनान की लॉन्गेस्ट रिवर है, लितानी रिवर लेबनान की क्या है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी नदी है। वहाँ पे बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बन रहा है लेबनान लितानी रिवर के ही ऊपर। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हमने बता दी। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम रहा होगा, अगर नहीं भी घूम रहा हो तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए कि ये फिश आखिर मरी तो मरी कैसे, मरी तो मरी कैसे, गड़बड़ कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़। वो गड़बड़ क्या है? वाट आर द रीजन पॉल्यूशन, एक ही रीज़न है उसका, वाटर पॉल्यूशन। अब उसमें भी आप सोचेंगे कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, कैसे होता है। देखो हम हमारे लोकल लेवल से याद करने की समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास के एरिया में हम देखते हैं जोड़ होते हैं, जोड़ तालाब होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि उसके ऊपर नीले कलर की और हरे कलर की काई सी बिछी रहती है, एक चादर सी बिछी होती है काई की, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से एल्गी, शैवाल जिसको बोलते हैं शैवाल। करेक्ट, बिल्कुल आप पहचान चुके हो शायद इस बात को। ग्रीन कारपेट जैसा बिछा हुआ होता है, रियलिटी में ये एल्गी होती है, शैवाल होती है। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है? लेक में मिलती है और रिवर में। लेक में ज़्यादातर मिलती है, रिवर में। होता क्या है, बरसात में जब खेत का पानी, अब लेक में अगर, अब लेक में कैसे पानी आता है? चारों तरफ से कहीं ना कहीं से पानी आता है किसी लेक में। तो उसमें होता है कि खेत का पानी भी बह के जा रहा है, बह के जा रहा है, वो सारा एक्यूमुलेट हो गया है, हो चुका है लेक में। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्गी वाटर इज कॉल्ड यूट्रोफिकेटेड वाटर। पानी क्या हो जाता है? यूट्रोफिकेटेड हो जाता है, जिसको हम सुपोषित पानी कहते हैं। ओके, सुपोषित मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है उस पानी में। कई बार आप गौर का अगर किसी ने किया हो तो फाउल गंदी सी स्मेल भी आती है उस पानी में से, जो ग्रीन कलर का ऊपर से दिखता है। उसी को क्या कहते हैं? वो ग्रीन कारपेट, उसी को एल्गी ग्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गल ग्लूम कहते हैं। ग्लूम का मतलब फैल रहा है, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, ब्लूम कहते हैं। इस वजह से आती क्या है, उस वजह से होता क्या है, एक्वेटिक लाइफ में दिक्कत आती है, एक्वेटिक लाइफ में समस्या आती है। एल्गी की चादर की वजह से सनलाइट पानी के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। सनलाइट, ये देखो आप डायग्राम देख सकते हैं, सनलाइट पानी के अंदर एंटर नहीं कर पाता है बच्चों। और इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब एक बात बताइए, जैसे कि आप ये देखो डायग्राम देख रहे हैं, एक बार आप यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ लो। यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली इनरिच विद न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू द प्लेंटीफुल ग्रोथ ऑफ सिंपल प्लांट लाइफ। द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लूम ऑफ एल्गी एंड प्लैंकटन इन ए वाटर बॉडी आर इंडिकेटर ऑफ दिस प्रोसेस। देखा आपने, ये डेफिनेशन है इसकी। अब ये देखो, देखो अब इसमें क्या, एल्गी देख रहे हो आप, एल्गी। अब ये सनलाइट आई, ऊपर से सनलाइट आई। अब ये होगा कि सनलाइट ऊपर ऊपर रह गई, हाल हिसाब से सनलाइट को जाना चाहिए था पानी के अंडर, बट ये एल्गी ब्लूम ने क्या किया, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दी वहाँ पे, एक तरीके से पैसेज को रोक दिया, वो वहीं पे सीमित रह गई। और इस वजह से फिश क्या कर जाती है, सफोकेट कर जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, और इसी ऑक्सीजन की कमी से वो मरने लग जाती हैं। इसी को यूट्रोफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। आई थिंक अभी आपके समझ में आ चुका है। आप ये देख सकते हैं, ये इतनी सारी फिश मर चुकी हैं, डायग्राम में लेके आया हूँ आप सभी के लिए, इतनी सारी फिश मर चुकी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डजेंट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डजेंट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी? ये आपके लिए सरप्राइज पैकेज। कैसे? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये कहीं पे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक जीके का। तो देखो, अब स्टेट पीसीएस के लिए, स्टेट पीएससी के लिए अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो इसी क्वेश्चन का थीम लेके उन्होंने क्या किया, इससे पहले जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी का ही क्या किया इन्होंने, उसमें से ले लिया कि इसमें से कौन सी कंट्री जिसका माउथ ओपन नहीं होता मेडिटेरेनियन सी की तरफ, मतलब कंट्री नहीं उसके साथ सटी हुई, इसका कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए सीरिया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और ऑप्शन के साथ लिखेंगे। अगर ऑप्शन ए है तो ए ऐसे लिख के 3, आंसर 3 ऐसे करके, ए सीरिया ऐसे पूरा लिखना है। ऑप्शन ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी लेबनन, डी इज़राइल। इनमें से कौन सा नहीं है? आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी रहती है आपके पास। वीडियो को कभी भी देखो, कितनी बार भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लेबनान के बारे में और बता दूं मैं आपको कि लेबनान की कैपिटल बैरूत मैंने बता दी। करेंसी अगर बात करें तो लेबनीज पाउंड है। प्रेसिडेंट की बात करें तो मिकिल आउन है, मिकिल आउन, और कॉन्टिनेंट एशिया में आता है। क्वेश्चन 4, रिसेंटली 4th
100 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर वाज सेलिब्रेटेड, ही वॉज डैश सिख गुरु। अब तेग बहादुर जी का जो हमारे सिख गुरु रहे हैं, सिख गुरु हैं, कौन से नंबर के सिख गुरु हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी 8th, ऑप्शन सी 9th या ऑप्शन डी 10th। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये आप देख सकते हैं गुरु तेज बहादुर का प्रकाश उत्सव मनाया गया। इनकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, जैसे कि इनका जो जन्म हुआ था, अगर हम बात करें, अब ये तो पता चल गया तेज बहादुर जी की बात चल रही है। हाँ, आंसर मैं बता देता हूँ, और आंसर इसका होगा ऑप्शन सी 9th गुरु थे। तो इनका जो जन्म हुआ था 1621 में हुआ था, तभी तो 400 साल हुए। 1621 1621 में हुआ था, तो 1721, 1821, 1921, 2021, 400 साल हो गए। ही वॉज बोर्न ऑन बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा पे इनका जन्म हुआ है। तो बैसाख पूर्णिमा इस बार 1 मई को मनाई गई, तो 1 मई को इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आप पूछेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे ये डाइड हुए थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 नवंबर 1675, 1675, 24 नवंबर। और इस दिन को मनाया जाता है शहीदी दिवस। इस दिन को क्यों किस रूप में मनाया जाता है, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये शहीदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, ये आप जान लीजिए। देखिए, जब इनके समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी जो दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए थे, वो कौन थे, औरंगजेब एक मुगल शासक था। क्या था, मुगल शासक था। 1656 से 1707 तक इनका जो टेन्योर रहा है औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने इनको फांसी की सज़ा दे दी थी। अब क्यों दे दी थी भला, क्योंकि औरंगजेब उस वक्त जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। वो हिंदू धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में बदलने की कोशिश कर रहा था। और गुरु तेग बहादुर इस चीज़ का ओपोजिशन में थे, इस चीज़ के खिलाफ थे। उन्होंने काफ़ी मोर्चे उठाए, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो इनकी आवाज़ को दबाने के लिए, और उन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि जो जिस धर्म में खुश हैं तो उनके वैसे ही रहने दो, खुश रहने दो उनको। लेकिन ये बात औरंगजेब को ना गवारा थी, और इसलिए उन्होंने इनको फांसी की सज़ा सुनाई। और उस फांसी की सज़ा को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे सिख धर्म में हम बात करें तो 10 धर्मगुरु हैं। कितने कितने धर्मगुरु रहे हैं, 10 धर्मगुरु रहे हैं, और ये 9th नंबर के थे। तो इनके जो फादर है वो कौन है, इनके जो फादर है उनका नाम गुरु हरगोविंद सिंह है। अब आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब तो 8वां गुरु है ना, 8वें का बेटा नाम, नहीं, यहाँ पे अलग है, ये एक्सेप्शन कैसे। हालांकि गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे, बट इनके जो पिता हैं गुरु हरगोविंद सिंह, वो 6th गुरु रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका जो जन्म हुआ है, 1 मिनट में थोड़ा और बातें बता देता हूँ उनके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी के और भी फैक्ट्स हैं। अमृतसर पंजाब में इनका जन्म बैसाख पूर्णिमा पे हुआ था। 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में मतलब 1621 में जन्म हुआ था, तो 1635 के समय की बात है। ये अपने पिताजी के साथ मिलके इन्होंने मुगल्स के खिलाफ इन्होंने क्या किया, मुगल के खिलाफ मोर्चा साधा। एट द एज ऑफ 14 ईयर्स इन 1635 along with his father he fought against Mughals. He got died at Delhi. दिल्ली में इनकी डेथ हुई। शीशगंज साहिब ऐसी जगह है, उस जगह पे जहाँ पे इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उस जगह का नाम बाद में शीशगंज साहिब रख दिया गया, और या फिर उसको रकाबगंज साहिब भी कहते हैं। गुरुदेव नानक इनिशिएटेड सिखिज़्म, और जो सिख धर्म है उसका ईजाद किसने किया, उसकी शुरुआत की गुरु नानक देव। आप देख सकते हैं, ये सारी लिस्ट में लेके आया हूँ, जितने 10 के 10 गुरु हैं उनका कब से कब टेन्योर रहा, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप स्टैटिक जीके की कॉपी बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। खालसा पंथ की शुरुआत की, उसमें 5K को फॉलो किए जाते हैं। 5K को फॉलो किया जाता है, केश, कंगा, कृपाण, कड़ा, और 1K और है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए। अच्छा, एक काम कीजिए, आप ये क्वेश्चन भी रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप इसका भी आंसर दीजिए कि खालसा पंथ में जो 5K हैं, खालसा पंथ के जो 5K हैं, इन खालसा पंथ 5K, नेम दोज 5K। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ये देखिए, गुरु नानक सबसे पहले गुरु रहे हैं, गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, इनके ईयर के साथ देख सकते हैं, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। लास्ट गुरु कौन रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह रहे हैं। 1675 से लेकर 1708 तक गुरु गोविंद सिंह रहे हैं।
वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। गुरु नानक देव जी, इनको कैसे कैसे जाना जाता है? देखिए, गुरु नानक देव जी का अगर नाम आता है तो ह्यूमिलिटी के तौर पे जाना जाता है, जो सभी का भला करते हैं। गुरु अंगद देव जी ओबीडियंस। गुरु अमरदास जी का नाम आता है तो इक्वेलिटी दिखती है। गुरु रामदास जी का नाम आता है सर्विस। गुरु अर्जन देव जी सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए जाने जाते थे। गुरु हरगोविंद जी जस्टिस, अपने न्याय के लिए। गुरु हर राय जी मर्सी। गुरु हरकिशन जी प्योरिटी। गुरु तेज बहादुर जी ट्रैंक्विलिटी, शांति प्रदान करने के लिए, पीस। गुरु गोविंद सिंह जी रॉयल करेज। और गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी टीचिंग। जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो लास्ट 10th गुरु ने ईजाद किया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज रिलीज द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021? अब देखिए, लगातार 2-3 दिनों से व्हीकल की तो बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है बताइए? स्कीम अब तो रट गया होगा, अब तो दिमाग में फिट हो गया। फेम स्कीम। फेम 1 अप्रैल 2015, फिर 1 अप्रैल 2019 से 3 साल तक के टेन्योर के लिए। फेम फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होगा, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड, बताइए, बता सकते हैं आप? फेम स्कीम आप ज़रूर इसकी भी फुल फॉर्म आप ज़रूर बताइएगा। फेम स्कीम की फुल फॉर्म। एंड हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, और उससे पिछले भी। अब देखो, इसमें होता है क्या, करंट अफेयर का यही तो है। करंट अफेयर में कोई चीज़ जैसे 3-4 दिन पहले आ गई, वो अगले दिन भी आ सकती है, 1 महीने बाद भी आ सकती है, 10 दिन बाद भी आ सकती है। बस बात यह है कि वो आप कितना रिवाइज कर रहे हो, आपको याद होगी, बस इतना ही ख्याल है। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021? ऑप्शन ए द यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। मेरे ख्याल से अब तक तो आप आंसर भी, अगर आपको मालूम हो तो निकाल चुके होंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका आंसर होगा। अब इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस की जो कैपिटल पेरिस है वहाँ पे है। आप बिलीव कीजिए, इसके जो आंकड़े हैं, इसके जो फिगर्स एंड डाटा हैं, उसके अकॉर्डिंग आने वाले 5 से 10 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल में बूम आएगा मतलब इंक्रीज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाय 2030 तक, ज़्यादा दूर नहीं, आने वाले 9-10 सालों में 2800 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो आप सोच सकते हैं 2800 लाख, 2800 लाख व्हीकल होंगे। साउथ कोरिया, जो कि हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाला नंबर 1 नेशन बन गया है, 2030 तक 35% व्हीकल, 35% व्हीकल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। एट प्रेजेंट अगर हम बात 2021 की करें तो 10 मिलियन व्हीकल, सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन व्हीकल हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो पूरे वर्ल्ड में भी रन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फेम स्किन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मेरे पुराने लेक्चर उठा के देखिएगा, उसमें आपको फेम स्किन का विस्तार से मिल जाएगा। देखो, कोई भी अगर हम जो चीज़ कवर कर देंगे उसको हम 1 या 2 बारी हम थोड़ा डिटेल में कर लेंगे, तीसरी बारी वो आपको रिवाइज हो जाना चाहिए, और फिर हम अगली बार उसको थोड़ा ज़्यादा ना करते हुए, समय को बचाते हुए, उस चीज़ को हम हल्का हल्का हाईलाइटिंग पॉइंट्स हम उसके डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड फर्स्ट फाउंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 मई? 1 मई को इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने अपना फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। अब एलिमिनेशन का तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, उसके तौर पर अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है कहीं भी कि राजस्थान इसका आंसर हो सकता है? राजस्थान, अब आप एलिमिनेट कर सकते हैं, राजस्थान तो 30 अप्रैल है। अगर आप अपने खुद के स्टेट के बारे में अगर आप हम जानते ही हैं वैसे, और हमें जानना भी, हमें जानकारी भी होनी चाहिए उसके बारे में। तो राजस्थान एलिमिनेट हो गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। देखो, उत्तर प्रदेश का 26 जनवरी आता है, 24 से 24 जनवरी आता है। अब बचा गया बिहार और महाराष्ट्र। अब इसका आंसर है वो ऑप्शन डी महाराष्ट्र होगा। अब देखिए, ये उस समय की तस्वीर है 1947 का भारत की, कि इंडिया जैसे ही जस्ट आफ्टर द अमेलगमेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, उस समय होता क्या था, राजा रजवाड़े होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे। अब आप देखिए,
जम्मू कश्मीर था, पंजाब बन चुका था, दिल्ली यूनाइटेड प्रोविंस, देखो दिल्ली थी यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का फुल फॉर्म, यूपी का फुल फॉर्म कभी भी उत्तर प्रदेश नहीं होता, यूपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोविंस से यूपी बना है, ना कि उत्तर प्रदेश से। ये आप जान लेना, इस बात को बहुत ही विशेष बात बताने जा रहा हूँ। राजस्थान का नाम राजस्थान ना होगा, राजपुताना था उस वक्त। देखिए बच्चों, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। देखिए डायग्राम, आप देखिए मैप को, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे के अलावा दो प्रेसिडेंसी और थी, टोटल 3 प्रेसिडेंसी थी मेन। एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी। ये 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी। बाद में क्या हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी से मद्रास हटके आगे आप देखिए 1956 में क्या हुआ। 1956 में लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट बनने लग गए। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत 1956 ज़्यादातर स्टेट 1 नवंबर 1956 को बने, जो लैंग्वेज के बेसिस पे थे। अब हम बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र सेपरेट हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, बाद में चेंज हो गया महाराष्ट्र। इसका मतलब बॉम्बे भी एक स्टेट था, बिल्कुल स्टेट होता था बॉम्बे। एक्चुअली बॉम्बे वॉज ए ह्यूज प्रेसिडेंसी। अपार्ट फ्रॉम दिस मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑन 1 May 1960 गुजरात ऑल्सो गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। इसी से ही गुजरात भी सेपरेट हुआ, वही तारीख वही साल सेम। कोंकणी, अब देखिए लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो कोंकणी और मराठी बोलने वाले लोग तो चले गए महाराष्ट्र में। कहाँ चले गए, महाराष्ट्र में, ओके। और गुजराती और कच्छ लैंग्वेज बोलने वाले चले गए गुजरात में। तो इस प्रकार है। अब आप महाराष्ट्र के बारे में, आपसे मैं चीज़ पूछ लेता हूँ कि महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में लिखिए, या ये क्वेश्चन हो रहा होमवर्क में, महाराष्ट्र के कितने नेशनल पार्क हैं उनके नाम लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क होगा। भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के कौन है, गवर्नर है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम उद्धव ठाकरे है। तो बढ़ते हैं आगे। बताओ बच्चों, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आर यू एंजॉइंग और नॉट। आज का स्टडी मटेरियल कैसा है बताना आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आपको पसंद आता हो तो। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द COVID-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे इंसानों के तो लग नहीं रही है कंप्लीट, अभी धीरे धीरे लगनी स्टार्ट हुई है। अब जानवरों के लिए भी यहाँ पे COVID-19 वैक्सीन बना दी गई है। कि अभी तक तो वैसे सुना नहीं है कि हमने कोई जानवर प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी अगर सेफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो कौन सी कंट्री ने COVID-19 वैक्सीन एनिमल्स के लिए बनाई है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी UK। समय शुरू हो चुका है। यस, आंसर इज ऑप्शन बी रसिया। अच्छा, अगर हम बात करें COVID-19 वैक्सीन, इससे पहले जो रशिया ने ह्यूमन के लिए, हमारे इंसानों के लिए बनाई है, उसका नाम स्पुतनिक 5 है। स्पुतनिक 5, जिसके 3 पड़ाव, सबसे पहला कंट्री बना था। वैसे उन्होंने कहा था कि हमने सबसे पहले, हालांकि उन्होंने डेट से पहले डिक्लेयर कर दिया था, नियर अबाउट 12 जुलाई 2020 की बात है। ये आप देख सकते हैं रशिया का मैप। देखिए रशिया के ईस्ट में साइबेरिया वाला रीजन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा। नॉर्थ में आर्टिक ओशियन है। रशिया के जस्ट साउथ में मंगोलिया, जिसकी कैपिटल उलान बतार है, और उसके जस्ट नीचे चाइना है। वो चाइना है, मंगोलिया एक तरीके से सैंडविच की तरह इसमें बीच में फंसा हुआ है। रशिया के ईस्ट में जापान है, सी ऑफ ओखोत्स्क है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का बॉर्डर चाइना के लगता है। इस तरफ अगर आप देखिए रशिया के कजाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। हाँ, एक मज़ेदार बात, रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है या यूरोप में है या दोनों में है। सही पहचाना, रशिया दोनों कॉन्टिनेंट में है। और जो माउंटेन इसको दोनों कॉन्टिनेंट में डिवाइड करता है उसका नाम यूराल माउंटेन है। तो ये रशिया किस में, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। रशिया के अलावा अगर हम बात करें, एक देश है तुर्की, और तुर्की की जो एक सिटी है इस्तांबुल, जो पहले कैपिटल होती थी तुर्की की, इस्तांबुल। इस्तांबुल एक ऐसी सिटी है जो दोनों कॉन्टिनेंट में है। वो सिटी है और एक कंट्री, देखो है ना मज़ेदार बातें। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगे। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रशिया के बारे में आप मैप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और उससे पहले रशिया के बारे में, रशिया की कैपिटल देखो, मैं आपके लिए सारा इंतजाम लेके आया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबेल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कॉन्टिनेंट एशिया एंड यूरोप। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मिखाइल मिशूदिन, जो इसमें मेंशन तो नहीं हुआ है बट आंसर यही है, मिखाइल मिशूदिन। और अगर इसकी बात करें लोकेशन, तो आर्टिक ओशन में लोकेटेड है।
क्वेश्चन 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ब्रो। ये ब्रो वो वाला है, ब्रो भाई वाला ब्रो नहीं है, ये BRO ब्रो। ब्रो मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाला ब्रो है। तो इसका ऑप्शन ए वैशाली हिवासी, ऑप्शन बी अनुष्का सिंह, ऑप्शन सी अंकिता पारिक, ऑप्शन डी प्रियंका सांगवा। 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। वेल स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए वैशाली हिवासी इसका आंसर होगा। इसको अपॉइंट किया पहली वीमेन महिला कमांडिंग ऑफिसर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखिए, वाई इज इट करेक्ट, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड वैशाली सिंह। आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इसके स्टैटिक पार्ट की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में फॉर्म हुआ था 7 मई 1960 को। देखो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था। वहीं BRO का 6 दिन और जोड़ दो, 7 मई 1960, एंड वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये डिफेंस के मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ये याद रखना। 2015 से कर रही है, लेकिन ये उसके अंडर काम। इनिशियली इट वाज अंडर, और शुरुआत में जो किसके मिनिस्ट्री के अंडर थी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो कोई भी चीज़ एक्सेप्शनल आपको दिख जाए तो ऐसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 99% होते हैं, 99%। समझ गए बच्चों। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वैसे एक NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1988। देखो फर्क क्या है, वो तो अभी भी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आती है, जो उसका आज के समय मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, नितिन गडकरी जी हैं। लेकिन अगर हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, तो जितने भी रोड बॉर्डर एरिया में होती है, और बॉर्डर एरिया कौन से, पहाड़ों वाले, हिमालयाज हो गए, कोई भी पहाड़ वाले बॉर्डर एरिया हो गए, उसका जो फॉर निर्माण का काम करवाती है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आती है, उसके तहत ही आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ये आप जो तस्वीर देख सकते हैं, ये है वैशाली हिवासे, जिनको अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन 9, रिसेंटली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स हैज लॉन्च ए स्टारलिंक सैटेलाइट थ्रू विच रॉकेट। कौन सी रॉकेट के थ्रू? अभी आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। स्पेस एक्स आया है तो कौन है, कौन चमका, एलोन मस्क चमका। और इसके साथ कौन सी कंपनी में चमका, टेस्ला कंपनी में। तो स्पेस एक्स का मालिक, टेस्ला कंपनी का मालिक कौन, एलोन मस्क। और फेम 1 मिशन के थ्रू जो पॉलिसी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, अगर हम बात करें तो पहला स्टेट कौन बना है जो रजिस्टर करवा चुका है, कर्नाटका। और कर्नाटक में एजेंसी भी खुल चुकी है टेस्ला मोटर कार कंपनी की, जो कि प्राइवेट कंपनी है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो न्यू दिल्ली। अब इसका ऑप्शन देखो, अब वो देखो, ये सब कुछ सारी चीज़ें तय हैं कि प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया स्टारलिंक सैटेलाइट कौन सी रॉकेट के थ्रू, ड्रैगन 1, ऑप्शन बी PSLV 23, ऑप्शन सी फाल्कन 9, या फिर ऑप्शन डी GSLV 45। वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 है और आंसर इसका सी फाल्कन 9 है। फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके थ्रू इन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट का प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया है। बहुत बड़ा मिशन है बच्चों, बहुत बड़ा। 5,000 अलग अलग जगह पे उपग्रह का मतलब सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं आदमी, एलोन मस्क। अगला मार्स पे प्लॉट कटा के बैठ गया है कि मार्स पे मैं लोगों को भेजूंगा। इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहा है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप चाहे किसी खान में घुस जाओ, आप कोई रिवर के नीचे गोता लगा लो, आप चाहे कोई भी आउटस्कट एरिया में चले जाओ, लेकिन आपका नेटवर्क कभी नहीं छूटेगा। अभी सिम वगैरह सब बंद, फिर लाइफ टाइम प्लान आएगा, कोई मोबाइल सिम नहीं रहेगी। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू कहीं पे भी रहो, कहीं रहो, आपको इंटरनेट हमेशा मिलेगा। इतने ज़्यादा, ये देखो आप तस्वीर देख सकते हो, ये पूरा जाल बिछा रखा है इन्होंने, पूरा नेट बिछा रखा है, देख सकते हो आप। अब आप पढ़ सकते हैं, देखो इसको, ये कहाँ से फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च कहाँ से हुआ है, कैप कैनिवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, ये जो कि लोकेटेड है फ्लोरिडा में, अमेरिका। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट इज़ टू प्रोवाइड स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। और कॉस्ट भी बहुत कम रहेगी, प्राइस भी बहुत कम रहेगी, और इंटरनेट मिलेगा धड़ाधड़ स्पीड में। आप किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, आपको सिम की ज़रूरत नहीं है। 5,000 किसको कहते हैं, 5,000 पूरा वो इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है। क्या, स्टारलिंक प्रोजेक्ट में एलोन मस्क, जो बहुत ही बड़ी जानी मानी हस्ती है। स्टूडेंट समझ सकते हो। लास्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डेवलप्ड सोयाबीन वेराइटी बाय द आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पुणे में एक आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक नया सोयाबीन की वैरायटी को खोज निकाला है। उसका नाम क्या है, ऑप्शन ए मीरा 025, ऑप्शन बी रिया 025, ये रिया चक्रवर्ती नहीं है, उससे कंफ्यूज मत करना, ऑप्शन सी TARP 1520, ऑप्शन डी मैक्स
1407। अब आपको क्या आंसर लगता है? 10 सेकंड का समय मैं आपको देता हूँ, उसके बाद आंसर रिवील करता हूँ। मेरे ख्याल से 10 सेकंड हो चुकी हैं और इसका आंसर अगर आपने पता लगा लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं पता लगा हो तो सीख लो। इसका आपको ये लग रहा होगा, एक मैक्स करके एक सॉफ्टवेयर भी आता है, मैकबुक आती है, वो मैकबुक अलग होती है, लेकिन इसका आंसर यही है, ऑप्शन डी मैक्स 1407। थोड़े दिनों पहले गेहूं की भी वैरायटी आई थी, मैक्स करके आया था 4027, वो क्या थी 4027, और ये क्या है मैक्स 1407। इस प्रकार इनके नाम रखे जाते हैं। अब आप ये तस्वीर देख सकते हैं, सोयाबीन की वैरायटी, कितने प्यारे लग रहे हैं सोयाबीन, बहुत ही प्यारी तस्वीर है। देख देख सकते हैं आप, ये जब जर्मिनेट होता है उस समय, जब फूल लग रहे हैं, उसके बाद में जब पूरा पक के तैयार हो जाता है तो इस प्रकार मैक्स 1407, ये देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेज की, तो आज आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अगर आपको ये पसंद आए ये वाली इमेज, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी स्टोरी में भी लगा सकते हैं, नीचे टैगलाइन डाल के कि 3 मई इज़ रिमेंबर्ड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये आप लिख सकते हैं। और हाँ, इसकी थीम लिखना मत भूलिएगा स्टूडेंट, इसकी थीम अभी नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इसकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या है इस बार 2021 की, लिखिए, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, गुड GWD गुड, ये इसकी क्या है थीम है इस साल की, इस बार की। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर होता है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड कीप लर्निंग, कीप कमिंग रेगुलरली। थैंक यू एंड हैव ए मैजेस्टिक मंडे।